आज ये स्पष्ट हो गया कि हाफिज जैसे आतंकी राहुल गांधी को अपना पसंदीदा नेता क्यों कहते हैं। पहले राहुल गांधी और अब खड़गे जी के बयान के बाद एक बात बहुत साफ हो गई है, ये एक सुविचारित भारत विरोधी और पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने वाली विचारधारा से पोषित होकर आने वाले बयानों की श्रृंखला है। पहलगाम के आतंकवादी कहाँ हैं? जो देश का वासी है उसी के खून में देशभक्ति हो सकती है। जो एलियन है राहुल गांधी जी के माताजी सोनिया गांधी जी तो इस देश से है ही नहीं है। देश के एलओपी हैं, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री को सम्मान मिलता है वैसे ही देश के एलओपी को मिलता है, चाहे वो राज्यसभा के हों लोकसभा के हों। एक बीजेपी आईटी सेल के चीफ है अमित मालविया, एक देश के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, विपक्ष प्रतिपक्ष सब एक था और कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इतने शर्म की बात है कि तब इन्होंने अपनी घटिया राजनीति का चेहरा दिखाया। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की भाजपा समर्थन की सरकार थी केंद्र में, तब उन्हें निशाने पाकिस्तान मिला। फोटो में देख लीजिएगा गूगल पे। निशाने पाकिस्तान एक और आदमी को मिलना चाहिए जो बिना बुलाए बिरयानी खाने चले गए, नवाज शरीफ के यहाँ, उनको भी मिलना चाहिए। हो सकता है मिल जाए। और आज इस विषय पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। बीजेपी से डॉक्टर ममता त्यागी हमारे साथ जुड़ रही हैं, कांग्रेस पार्टी से सुजाता पॉल जी हमारे साथ आ गई हैं, सीनियर जर्नलिस्ट तुलसीदास बोल्डे जी हमारे साथ हैं और विदेश मामलों के एक्सपर्ट, विदेश नीति को समझने वाले प्रोफेसर एस.डी. मुनी आज इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले यहाँ पर मैं शुरुआत मुनी साहब आपके साथ करना चाहूंगी। प्रोफेसर मुनी, देखिए एक तरफ डेलीगेशन भेज रहे हैं हम बाहर, लेकिन बड़ी हैरानी होती है ये देखकर कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर बॉर्डर पर तो हो गया है सर, लेकिन देश के भीतर तो सीज फायर राजनीतिक दलों के बीच स्थिति नहीं दिखाई दे रही। मीर जयचंद हम सुन रहे हैं, मीर जाफर बोला जा रहा है। अब प्रधानमंत्री की फोटो भी आ गई है जहां नवाज शरीफ के साथ आधा चेहरा, नवाज शरीफ का आधा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो ये पोस्टर वॉर की जो एक शर्मनाक स्थिति इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस के बीच दिखाई दे रही है। सर, विदेश में तो हम डेलीगेशन भेज रहे हैं भारत का नैरेटिव बताने के लिए, भारत की सिचुएशन क्या थे इससे पहले आतंकवाद को लेकर, उस पर तस्वीर क्लियर करने के लिए, लेकिन देश के भीतर बीजेपी और कांग्रेस क्यों नहीं आपस में समझ पा रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के खिलाफ एक साथ खड़े होना है, ना कि एक दूसरे के खिलाफ? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, इसका असर बाहर पे ठीक नहीं होगा। जो लोग देख रहे हैं उनको अचंभा लग रहा होगा कि किस तरह से ये विवाद देश में शुरू हो गया है, लेकिन ऐसे हर किसी मामले में मैं समझता हूँ कि आपको ये इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि शुरुआत किसने की, पोस्टर वॉर की शुरुआत किसने की, बयानबाजी की शुरुआत किसने की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार से सवाल नहीं पूछा जाए। देखिए, सरकार से सवाल हम लोग पैनल डिस्कशंस में भी पूछते हैं, और सरकार से सवाल पूछने का मतलब ये नहीं है कि या तो हम लोग पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहे हैं या सरकार के खिलाफत कर रहे हैं। एक आम बात होती है जिसमें इंसान चाहता है उस सारी समस्या को, सारे मसले को समझने की कोशिश करता है, और इसीलिए सवाल उठते हैं। तो मैं किसी को दोष नहीं देता हूं। अगर आप उसका आलोचना करना चाहती हैं या उसका विश्लेषण करना चाहते हैं तो हमको इस बात में जाना चाहिए, इस तरह की बात शुरू ही नहीं करनी चाहिए। और दोनों, मैं बिल्कुल मानता हूं कि दोनों पक्षों को मैच्योरिटी से काम देना चाहिए। बट सर, आप ये मान रहे हैं कि जो सांसद हमारे डेलीगेशन विदेश जा रहे हैं, जिनको ऊपर ये जिम्मेदारी है कि उनको भारत का पक्ष रखना है, क्या आपको लगता नहीं कि इससे भारत का पक्ष कमजोर हो रहा है, जो देश के भीतर जो ये हालात पैदा हो रहे हैं? नहीं, मैंने आपसे पहले ही कहा ना, इसका असर ठीक नहीं होगा बाहर को। जो हम बात करेंगे वो विदेश के लोग सुन लेंगे उसको बैठ के, वो हमारे से बहस नहीं करेंगे, लेकिन उसका प्रभाव कम हो जाएगा। ठीक है। डॉक्टर ममता त्यागी, न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह, फाइनेंशियल टाइम्स वगैरह में क्या छप रहा है आप लोग देख रहे हैं? प्रोफेसर अली खान को लेकर उसमें बकायदा आर्टिकल छपे हैं जिसमें ये लिखा है, हेडलाइन मैं अभी स्क्रीन पर भी हम फ्लैश करेंगे, जिसमें वो ये बात कह रहे हैं कि सरकार का विरोध करने के कारण या सरकार पर आलोचनात्मक एक पोस्ट लिखने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और अभी मुझे लगता है उन न्यूज चैनल्स की क्लिप आपको भी दिखी होगी जहां पर रेणु जी बैठी थी डिस्कशंस में, और उनसे, जिन्होंने एफआईआर करवाई, और उनसे क्लियर कट पूछा गया कि बताइए इस पोस्ट में आपत्तिजनक क्या है। वो एक लाइन में बता नहीं पाई उस पोस्ट में आपत्तिजनक क्या है, एक लाइन में नहीं बता पाई, एक शब्द नहीं कोट कर पाई कि ये आपत्तिजनक है। मुझे ये बताइए, जो डेलीगेशन विदेश गया है वो क्या मुंह दिखाएगा विदेश में, कैसे अपनी बात रखेगा, और क्या सरकार ये समझने में नाकाम है कि डेलीगेशन बात क्या करेगा जब अपने देश के भीतर
सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट लिखने के लिए एकेडमिक के बैकग्राउंड के एक व्यक्ति को आप लोगों ने जेल में डाल दिया। मीनाक्षी जी, पहलगांव या ऑपरेशन सिंदूर या अभी का जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, इससे पहले भी अगर हम जाएं, आपको याद होगा कि बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक जो सेना ने की थी, उस पर कौन पार्टी थी जो सबूत मांग रही थी? वो इससे पहले की शुरुआत थी। पहला स्टेप तो वो तभी लिया जा चुका था जब पहलगांव के बाद में पुलवामा के बाद में बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के ओपनली सबूत मांगे गए। और 2024 से पहले, इलेक्शन से पहले, राहुल गांधी ने ओपनली कितनी ही अपने चुनाव सभा में कहा था कि जम्मू कश्मीर में अब आर्मी के ऊपर अटैक बढ़ जाएंगे, अब सिविलियंस के ऊपर अटैक बढ़ जाएंगे। तो कांग्रेस का जो चरित्र रहा है वो इस तरह से रहा है कि आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि उनके हिसाब से आर्मी अगर कोई भी कार्य कर रही है तो वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। आर्मी की अगर जीत का भाजपा डिक्लेयर कर रही है तो वो भी पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, उसका किसी पार्टी को फायदा ना हो जाए। तो ये अल्टीमेटली जो एक सिनेरियो आज का नहीं बनाया हुआ, इसको आप आज के परिप्रेक्ष्य में मत देखिए, इसे बैकग्राउंड से चेक करिए, इसे देखिए कि बालाकोट के बाद में सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, लेकिन ममता जी, हालांकि ये समझ से परे है, अमित मालवीय को क्या जरूरत थी राहुल गांधी को मीर जाफर कहते हुए एक पोस्टर रिलीज करने की? ऑब्वियसली अगर आईटी सेल ये काम कर रहा है तो उनको एक लेवल का अप्रूवल तो पार्टी के भीतर से है, टॉप लीडरशिप की तरफ से भी क्या पता हो, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, लेकिन अपनी मर्जी से तो वो इस तरह का पोस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये अप्रूवल है, इट मींस कि आप भारत की राजनीति में दो मुख्य दल सत्ता पक्ष में बैठे और विपक्ष के बीच में आप ये टकराव चाहते हैं, इसलिए वो पोस्ट शेयर किया जा रहा है। मीनाक्षी जी, आप इस चीज को ऐसे ही नहीं लेते, इसलिए कि जो पाकिस्तान क्वेश्चन कर रहा है वो क्वेश्चन सेम क्वेश्चन राहुल गांधी जी के क्यों हो रहे हैं? क्या इस पे कोई प्रश्न नहीं उठेगा? क्यों? आखिर वो, अगर सपोज करो, मैं इसे दो देशों के युद्ध की बात नहीं, एक सिंपल सी बात करती हूँ कि मैं एक घर में रहती हूँ, पड़ोसी के घर से मेरी भयंकर लड़ाई हो रही है, उसने मेरी कुछ जमीन या पार्ट हिस्सा ले लिया है, तो जब क्या फाइट हो रही होगी या फाइट ड्यूरिंग द फाइट, जब तक उसका फाइनल रिजल्ट भी नहीं है, अभी ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यूड है, सारी वॉर लाइक सिचुएशन भी बोला गया कि अगर दोबारा से आतंकवादी हमला हुआ तो वॉर लाइक सिचुएशन मानी जाएगी, उधर सिंधु जल रद्द कर दिया गया समझौतों को। तो क्या घर का आदमी, जो घर का दूसरा भाई है, एक भाई तो फ्रंट पे लड़ रहा है और दूसरा भाई उससे आके ये कहेगा कि पहले ये बताओ तुमने क्या क्या नुकसान कर दिया, कितनी पिस्तौल चलिए, राहुल गांधी तो आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, ठीक है, कांग्रेस पार्टी आपकी राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, उनसे आपने ये जो टकराव चल रहा है वो चल रहा है। प्रोफेसर खान की क्या गलती थी? वो तो आपके पॉलिटिकल राइवल नहीं है, उनको जेल में डालने की क्या जल्दीबाजी थी? देखिए, जेल की बात की अगर हम बात किया जाए मीनाक्षी जी, तो उस पे पूरे इंटरोगेशन होगी, पुलिस अपना कार्य करेगी, अपने हिसाब से चीजें लेगी। भाजपा लेकिन अरेस्ट तो इंटरोगेशन के बिना ही हो गए ना, अरेस्ट तो सिर्फ फेसबुक पोस्ट के आधार पर हो गए। अगर कोई भी फेसबुक पोस्ट देश विरोधी अगर लग रही है तो उस पर अगर कोई एक्शन लिया गया तो पुलिस उसे इंटरोगेट करेगी, कोर्ट उस पर डिसीजन लेगा। फिर मैं आपसे पूछूंगी कि देश विरोधी उसमें क्या है और आप बता नहीं पाएंगे उसमें क्या है देश विरोधी। मीनाक्षी जी, मैं जानना चाहूंगी, मैं थोड़ा सा आपको बीच में यहाँ इंटरप्ट भी करूंगी कि उनकी खान साहब की पोस्ट मैंने एक्चुअली में नहीं देखी है, सीरियसली बोल रही हूँ। मुझे राहुल गांधी जी की पोस्ट के बारे में पूरा आइडिया है, तो मैं अगर मैंने राहुल गांधी जी की पोस्ट के बारे में पूछे मैं पूरा बता सकती हूँ। हाँ, खान साहब की पोस्ट के बारे में इफ यू कैन डिस्प्ले आई कैन सी कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, सीरियसली बोल रही हूँ। हालांकि स्क्रीन पे लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं उसको, लेकिन सुजाता जी, अब देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता से मैं उनसे जुड़े हुए सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन देश के एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते ये सवाल तो आपसे भी बनता है, देश की सबसे पुरानी पार्टी होने के नाते और जिन्होंने सत्ता में सबसे ज्यादा समय रहकर काम किया है। देखिए, बड़ी महीन रेखा है, जिस बात का जिक्र मैं कल भी कर रही थी, लेकिन अगर राहुल गांधी के स्टेटमेंट मैम पाकिस्तान के टीवी चैनल्स में अगर चलेंगे कि विपक्ष के प्रमुख नेता ने ये सवाल सरकार से पूछा है, तो देखिए, भारत सरकार तो खुद अपने घर में घिर चुकी है। भारत सरकार के विपक्ष को, सांसदों को, देश की सबसे पुरानी पार्टी को भरोसा नहीं है। तो मैम, नैरेटिव किसका मजबूत हो रहा है? क्या राहुल जी इस बारे में सोचते हैं कभी? सबसे पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस चीज की शुरुआत करी है वो बेहद निंदनीय और भर्त्सनीय है। जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, तो सबसे पहले राहुल गांधी जी थे और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिन्होंने पहलगाम की घटना के बाद ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि जो भी सरकार करेगी हम सरकार के साथ मजबूती से खड़े हैं। जब ऑल पार्टी मीट में प्रधानमंत्री नहीं आए, हमने सवाल जरूर उठाया मगर हमने इसका मुद्दा नहीं बनाया। जब प्रधानमंत्री जी ने बिहार की रैली में जिस तरह से उन्होंने मुस्कुराए, हंसे, केरल में जाकर उन्होंने कहा कि विपक्षियों की नींद उड़ गई होगी, ये सब होने के बावजूद हमने कोई उस चीज को मुद्दा नहीं बनाया। मुद्दा किसने बनाया? इधर ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ और उधर
अमित मालविया ने एक वीडियो डाला जिसमें कहा कि यूपीए के समय में कुछ नहीं होता था और अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय में हो रहा है। यहीं पे सबसे बड़ा विरोधाभास और झूठ सामने आ गया, क्योंकि कारगिल से लेकर संसद पर हमला से लेकर पठानकोट, उड़ी, गलवान, पुलवामा और अब पहलगाम और इसके अलावा कश्मीरी पंडितों की टारगेटेड किलिंग्स और जम्मू के इलाके में जहां कभी नहीं ऐसा होता था। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी तो वायरल हो रहा है ना, खड़गे साहब का बयान भी वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सैन्य कार्रवाई को तो छिटपुट युद्ध उन्होंने बताया है, जिसके बाद हाँ छिटपुट युद्ध है। छिटपुट युद्ध वाली बात अगर ऑपोजिशन में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अगर ये बात बोलेंगे तो उनकी बात को ऐसा तो नहीं है कि इग्नोर कर दिया जाए या ध्यान न दिया जाए उस पर। लेकिन आपको याद होगा कि जब कारगिल हुआ तो हमने उसे युद्ध माना, लेकिन उसे अंतरराष्ट्रीय पटल पर आज तक एलओसी पर एक जिसे कहते हैं कि एक वायलेशन माना गया एलओसी के ऊपर। मगर क्या आप अपने बहादुरों के साथ जो उस वक्त हुआ उसको युद्ध नहीं मानेंगी? वो हम भी मानते हैं, लेकिन इस वक्त टेरर अटैक हुआ था, मतलब टेररिस्ट के लॉन्चिंग पैड पर अटैक किया गया था। हम पाकिस्तान के साथ वॉर नहीं कर रहे हैं, ये बात हमारी सरकार कह रही है। हम टेरर लॉन्चिंग पैड्स को उखाड़े। और जो बात आप कह रही है ना, उसमें तो पाकिस्तान मीडिया में इस वक्त अगर कोई वीडियो चल रहा है तो वो जयशंकर जी का है और उनका खूब मजाक उड़ाया जा रहा है, तो सवाल उनसे उठेंगे ही। और अली खान महमूदाबाद, आखिरी बात, अली खान महमूदाबाद और विजय शाह के ऊपर सेम धाराएं लगी हैं, मगर आपने देखा है कि दोनों के खिलाफ जो कार्यवाही हुई है उसमें कितना अंतर है। और ये बताता है कि क्योंकि हिंदू मुस्लिम नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है भाजपा, और अभी भाजपा की प्रवक्ता ने ये कहा भी है कि अगर पार्टी को फायदा हो रहा है तो वो क्यों ना उठाए उसे। आप रिवाइंड करके बात को गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं मीनाक्षी जी, बात को गलत कह रहे हैं। नहीं ठीक है, मैं आपको टाइम दूंगी। भोईटे जी का पहले मुझे एक रिएक्शन लेने दीजिए। भोईटे जी, सर विदेश में डेलीगेशन जो जाएगा, मैं 3 पॉइंट्स को भी अगर हाईलाइट करूं। पॉइंट 1, विजय शाह कहते हैं कि उनकी अपनी बहन को भेजकर हमने उनको मैसेज दे दिया, उनके समाज की बहन उनके बीच गई। कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए यह शब्द है, बेहद शर्मनाक शब्द है, मैं बोलना भी नहीं चाहती, लेकिन देश को पता होना चाहिए, दोहरा चरित्र दिखाई देना चाहिए। महमूद अली गिरफ्तार हो जाते हैं, महमूद प्रोफेसर, और अरेस्ट हो जाते हैं कि उनकी पोस्ट जो है वो आपत्तिजनक है। तीसरी बड़ी बात जो पोस्टर्स में हमको इस वक्त दिखाई दे रहा है, क्योंकि रुक नहीं रही है ये बातें, एक के बाद एक इस पर एक तरफ से पोस्टर आ रहा है, दूसरी तरफ से पोस्टर नया रिलीज हो रहा है। सर अगर आपस में उलझे रहेंगे या आपस में ही ये सब चीजें चलती रहेंगी और यही बातें, मुझे तो लगता है पाकिस्तान एक पूरा डॉजियर ये जो देश में चल रहा है इस वक्त उस पर तैयार करके विदेशों में सौंप देंगे। विदेशी अखबार भी इस चीज को पिक तो करेंगे ही ना। प्रोफेसर खान के तो ये तक कहा जा रहा है कि मुस्लिम होने की वजह से उन पर ये एक्शन ले लिया गया है, ये नैरेटिव भी चल रहा है। और जब आप अपने डेलीगेशन को अरब देशों में भेजेंगे, मुस्लिम देशों में जब आप भेजेंगे और वहां पर जब ये नैरेटिव भी साथ में रिपोर्ट होगा, तो क्या इस चीज की चिंता आपको कहीं पर दिखाई दे रही है एक कंसर्न के रूप में सरकार के भीतर? बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है मीनाक्षी जी। आपने जो मुद्दे उठाए, जो बातें बताई, और सचमुच शर्मनाक भी बहुत ही सौम्य शब्द होगा इन लोगों की हरकतें बयां करने के लिए। विजय शाह जैसा मंत्री, कुंवर विजय शाह, आदिवासियों का नेता, लेकिन जिस तरह की बकवास उन्होंने हमारे कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में की, तुरंत उन्हें अंदर कर देना चाहिए था और मंत्री पद से ने भाजपा से बर्खास्त कर देना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, आगे जाकर उनके उप मुख्यमंत्री भी वही बकवास करते हैं, हमारे सेना दल को हमारे नेताओं के चरणों में समर्पित करने की बात करते हैं। एक नहीं, दो नहीं, बार बार इस तरह की बातें आती है। और एक प्रोफेसर जो कि सोशल, शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो उस प्रोफेसर के खिलाफ जिन्होंने अपराध दर्ज किया वो साक्षर भी नहीं है, उनके लिए तो वो अभियान चलाना चाहिए साक्षरता का। क्योंकि अगर वो पोस्ट को पढ़ते तो उनको पता चलता कि प्रोफेसर साहब ने असल में भारत के हक में लिखा था। हो सकता है वो भाजपा के हक में न लगा हो। दुर्भाग्य यही हुआ है मीनाक्षी जी कि हम लोग हमारे पार्टी से, यानी हम लोग, भारत बड़ा है भाजपा नहीं, भारत बड़ा है कांग्रेस नहीं, भारत बड़ा है और कोई भी दल नहीं हो सकता, इस मानसिकता को क्यों नहीं हमारे अंदर लाते। देखिए, ये जो सांसदों के प्रतिनिधिमंडल भेजे गए ना, अच्छी बात है, क्योंकि कांग्रेस के शासनकाल में भी हुआ था, वाजपेयी जी ने हमारे देश का पक्ष रखा था। ये सब हमारे देश का देश एक अनूठी मिसाल विश्व स्तर पर प्रस्तुत करता है। लेकिन
अब जो मुद्दे सामने आते हैं, क्यों हमने भेजा? क्योंकि हम बताना चाहते हैं आतंकवाद के खिलाफ एक साझा कार्यक्रम हो, एक साझा सुर हो। और हम लोग क्या कर रहे हैं? जब कुंवर विजय शाह इस तरह की बकवास करते हैं, एक तरह से ये वैचारिक आतंकवाद नहीं है? जब हम हमारे ठीक है प्रोफेसर साहब को इस तरह से आरोप करके उनके गोयटे जी, लेकिन खिलाफ, आपको लगता है कि देश की आम जनता के बीच ये मैसेज जा रहा है जो इस वक्त हम बात कर रहे हैं? बिल्कुल जा रहा है। देखिए, क्या इस जनता इस बार बात को, इस डिफरेंस को ऑब्जर्व कर रही है, या सिर्फ बिल- सेना के शौर्य और ऑपरेशन सिंदूर का जो इस समय उसको लेकर जितने बातें हो रही हैं कि कैसे सेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, और उस सब आवरण के नीचे ये बातें क्या छिपती जा रही हैं? मीनाक्षी जी, अगर आम भारतीयों की बात करें, हम लोग अगर लोगों के बीच में जाके जब भी बात करते, चाहे लोकल ट्रेन में हो या कहीं चाय के अड्डे पे हो, जब बात करते तो क्या पता चलता है? जिस तरह से 2019 में पुलवामा के समय माहौल था, एक तरफा माहौल था। लोग देखिए, ऐसे मामलों में सेना दलों के साथ, देश के साथ हर भारतीय होता ही है। कुछ अपवाद गद्दार हो सकते हैं, वो तो हर जगह होते हैं, लेकिन मैं इसी इस सवाल के बार एक्सटेंशन के लिए प्रोफेसर इस मुनि का रुख करूंगी। आती हूँ गोयटे जी, प्रोफेसर मुनि जी का रुख करूंगी। प्रोफेसर मुनि, एक बड़ी बारीक सी लकीर है सर, और मुझे लगता है आप इसे बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। देश में एक ऐसी स्थिति क्यों बन गई है सर कि अगर सवाल पूछो तो वो सवाल सरकार के खिलाफ है या सेना के खिलाफ है, देश के खिलाफ है? ये परंपरा कैसे स्थापित हो गई कि अगर आप कोई सवाल पूछ रहे हैं जो बीजेपी शासित केंद्र सरकार से पूछा जा रहा है, तो वो देश के खिलाफ वाली कैटेगरी में कैसे आ रहा है? देखिए, ये दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा हुआ है। ये क्यों बना है, ये करने वालों से पूछे कि उनकी नीयत क्या है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारा आंतरिक राजनीति को लेके मामला चल रहा है, जहाँ हर बात को, चाहे वो सेना का शौर्य हो, चाहे वो और कोई बात हो, उसको राजनीति में भुनाने की बात चलती है। और जब आप राजनीति में भुनाएंगे, जिस तरह से कि बालाकोट को भुनाया गया था, उस तरह से हर बात को अगर आप सैनिकों की शौर्य को, शूरवीरता को, देश की रक्षा को केवल सरकार की उपलब्धि मानेंगे, और सरकार ही नहीं, रूलिंग पार्टी की उपलब्धि मानेंगे, तो ये समस्या होगी। आज से पहले हुआ नहीं। 1971 में मिसेस गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, 93,000 लोगों को कैदी बना के ले आई वो वहां पर। लेकिन वो राजनीति में नहीं शुरू हुआ ये मसला, ये सिर्फ कांग्रेस की जीत है, वो उसको सारे देश की जीत मानी गई। तो हमें भी ये आज यह मानना चाहिए। और दूसरी बात, जो सवाल उठते हैं किसी भी मामले को लेकर, किसी भी पहलू को लेकर, जैसे 2008 में ये सवाल उठा है कि हमने वापस हमला क्यों नहीं किया, ये सवाल पूछने का जनता को हक है। लेकिन 2008 में भी हमने डेलीगेशंस भेजे थे। मैं भोईटे साहब से कहना चाहता हूं कि मनमोहन सिंह के वक्त भी ये डेलीगेशंस बाहर गए थे, लोगों को समझाने के लिए कि किस तरह से पाकिस्तान टेररिज्म का इस्तेमाल कर रहा है और लगातार उसको बराबर ढंग से कर रहा है। तो इसीलिए ये राजनीति को हर चीज में ले आना, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो फौज का, देश रक्षा का मसला हो, ठीक नहीं है। प्रोफेसर मुनि, इस पर एक रिएक्शन मैं बीजेपी से ले रही हूँ, फिर मैं दोबारा आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है आप 5:30 बजे तक ही हमारे साथ हैं। सर प्लीज थोड़ा सा रुकिएगा, मैं एक रिएक्शन ले रही हूँ बस डॉक्टर त्यागी से। डॉक्टर ममता त्यागी, देखिए, जिसका जिक्र भी प्रोफेसर मुनि ने यहाँ पर किया, राजनीतिकरण, राजनीतिक फायदा लेने की, माना बीजेपी बड़े कॉर्पोरेट स्टाइल में काम करने वाली पार्टी बन गई है, जिसका होल सोल एम इलेक्शन जीतना होता है, होना भी चाहिए, पॉलिटिकल दल है तो 24x365 की आप लोग पॉलिटिक्स करते हैं, पर कम से कम ऑपरेशन सिंदूर वैसा मामला नहीं होना चाहिए था। इस समय सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल है मैडम, जिसमें रेलवे के टिकट तक पे फोटो ऑपरेशन सिंदूर का छपकर आ रहा है। क्या जरूरत है इसकी? मीनाक्षी जी, किसी भी बात को कहने के हमेशा 2 सिक्के होते हैं, हो सकते हैं कि जैसे किसी सिक्के के 2 पहलू हैं। अभी आप जो हमसे कह रहे हैं कि आपने पूरी चीजों को पॉलिटिसाइज कर दिया, सेना के पराक्रम को पॉलिटिसाइज कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर को पॉलिटिसाइज कर दिया। आप इसका दूसरा रूप लीजिए। जब 1971 में या भाजपा कभी विपक्ष में होती थी, भाजपा अपनी विपक्ष की जिम्मेदारी पूरी तरह निभाती थी, वो कभी भी देशद्रोही बातें नहीं करती थी। ये बात भी यहाँ सोचने लायक है। अटल बिहारी
बिहारी वाजपेयी ने किसी भी अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर देश के अगेंस्ट जो भारत देश को नुकसान करे कभी एक वाक्य नहीं बोला था, ये भी ध्यान रखेगा। विपक्ष की भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है जितनी सरकार पक्ष की, और हमेशा तारीफ भी की जाती थी अगर सेना जीतती थी। यहाँ पर विपक्ष ने अपनी जो राजनीति के वजह से अपना जो गरिमा का पतन किया है, उसकी वजह से ये चीजें आपको दिखती हैं और तब आपको ये पोस्टर वॉर नजर आती है। मैंने आपसे पहले भी बोला, ऑपरेशन सिंदूर कह लो या पहलगांव से पहले ये सारी चीजें राजनीतिकरण कांग्रेस की तरफ से शुरू हो गया, क्योंकि कांग्रेस ने हर बार सत्ता लाने के लिए, मतलब सीट्स के लिए अपनी जो राजनीति का पतन पहुंचाया, उसकी वजह से ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं। अगर वो आज भी ये सोचें कि हाँ मुझे ऑपरेशन सिंदूर या सेना के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं करना, बालाकोट स्ट्राइक पे कोई क्वेश्चन नहीं करना, ये मेरा कोई फर्ज नहीं बनता, ये मेरा कोई डोमेन नहीं है, तो अपने आप आपको राजनीति का शुद्धिकरण होता दिख जाएगा। बोइटे जी, इस सवाल के साथ आपके पास आ रही हूँ सर। देखिए, हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जनरल मुनीर को फील्ड मार्शल तक के पद पर आगे प्रमोट कर दिया गया है। बड़ा इस पर भी चर्चा चल रही है कि मतलब हारने का भी क्या इनाम दिया जाता है। ये एक अलग देश है जिसकी अलग तरह की राजनीति चलती है। इस पर हम अटैकिंग मोड पर बात करते या इस पर अच्छा, प्रोफेसर मुनी है सर। मैं एक्चुअली ये सवाल आपसे ही चाह रही थी प्रोफेसर मुनी। आसिम जनरल मुनीर को फील्ड मार्शल के पद पर आगे प्रमोट किया जाना, किस बात का इनाम मिला है उनको, पहली बात तो, और दूसरा इसके क्या मायने भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर आप आगे देख रहे हैं, जब सीज फायर अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन मोदी जी कह चुके हैं कि ये सीज फायर सिर्फ एक पॉज है, परमानेंट नहीं है। देखिए, उनको मुनीर को एलिवेट करना वहां की राजनीति का हिस्सा है। मुनीर ने वहां पाकिस्तानियों को, खासतौर से पाकिस्तान की सरकार को, शाहबाज को और नवाज शरीफ को ये कन्विंस कर दिया है कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और ये इसका उसको भुनाना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इनको आर्मी चीफ बनाने में भी नवाज शरीफ फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है, यहाँ तक कि मरियम का भी हाथ है। लोग वहाँ के, अगर आप पाकिस्तान के मीडिया को देखें तो दुनिया भर की बातें करते हैं वो कि क्यों इनका प्रमोशन हो रहा है। तो ये उन्होंने अपनी जीत को और फौज को स्ट्रांग बनाने के, अपनी पोजीशन को स्ट्रांग बनाने के लिए किया है। अभी पहले ऑपरेशन सिंदूर से पहले, पहलगाम से पहले आर्मी की थू थू हो रही थी वहां पर, उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत नीचे थी। उस क्रेडिबिलिटी को अब उन्होंने कंसोलिडेट कर दिया यह कहकर कि हमें तो कुछ खास हुआ नहीं है, हमारे एक दो एयरपोर्ट में कुछ खराबी हुई है वो हम ठीक कर देंगे, और जो टेररिस्ट हब के मकानात हैं उन सबको उन्होंने बनाना भी शुरू कर दिया है वापस। तो उन्होंने उसका राजनीतिक फैसला लिया है। इसका नतीजा ये होगा कि पाकिस्तान में फौज मजबूत होगी। इमरान खान की पार्टी के लोग अभी भी उसको अपोज कर रहे हैं और करते रहेंगे, उससे अंदर कलह बढ़ेगा। और ऐसी संभावना है पाकिस्तान के अखबारों में और जर्नलिस्ट का ये मानना है कि हो सकता है कि कू भी हो जाए वहां पर, अगर वहां ओपोजिशन बढ़े, क्योंकि मुनीर के बढ़ने से वो लोग, खास तौर से इमरान की पार्टी के लोग समझते हैं कि उनको ज्यादा दबाया जाएगा, क्योंकि उनका इमरान से बहुत पुराना झगड़ा है और दोनों में बनती नहीं है। तो हो सकता है कि आंतरिक राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। आप देखें, अगर पिछले 15 साल से, करीब 10-15 साल से वहां कू नहीं हुआ है। फौज ने हमेशा से सिविल गवर्नमेंट का मुखौटा बनाकर वहां पर डोमिनेंस लेने की कोशिश की है। तो हो सकता है इसमें एक परिवर्तन हो जाए। और तीसरी बात यह है कि अगर फौज का हौसला वहां बुलंद किया जा रहा है तो उसका मतलब ये है कि हमारे ऊपर टेररिज्म की तलवार अलग नहीं हुई है, उसका खतरा भी बढ़ा रहेगा और हमें उसके लिए सतर्क रहना पड़ेगा। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर चालू है, अच्छा है, लेकिन उसका जवाब देने के लिए, और मैं ये अपनी मेरी निजी राय है, मैं इसमें किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमने टेररिस्ट हब को तो नष्ट कर दिया, लेकिन टेररिस्ट हब के पीछे जो बड़ी शक्ति है वहां की फौज, वो ये समझ रही कि उनको नुकसान नहीं हुआ। और जब तक उनको नुकसान नहीं होता, उनको धूल नहीं चाटनी पड़ेगी जैसे कि 71 में चाटनी पड़ी, तो वहां की राजनीति जो हमारे खिलाफ हो रही है उसमें मैं कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं देख रहा हूँ। आपने बड़ी डिटेल में सर ये बातें की और इस पर रिएक्शन ममता जी से, सुजाता जी से, दोनों से मैं लूंगी। एक सवाल सर मेरा और है आपसे। जब हमने ये पूरा का पूरा सिचुएशन देखा है, विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान इस वक्त हीट के दायरे में है, आर्ग्यूमेंट्स के दायरे में है। उनका ये कहना कि हमने पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया था कि हम ये सैन्य अभियान, ये सैन्य कार्रवाई करने वाले हैं।
राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं कि क्या आपने पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया। कांग्रेस पार्टी से पवन खेड़ा ने तो मुखबिरी शब्द तक का इस्तेमाल किया, जयचंद उन्हें कह दिया गया है। सर, आप फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन अफेयर्स को बड़े बेहतर तरीके से समझते हैं। सर, मुझे ये बताइए कि अगर जयशंकर जी ये बात कह चुके हैं, विदेश मंत्रालय उसका खंडन कर चुका है, तो ये बात भारत में ऑपोजिशन के लिए खत्म क्यों नहीं होती? हम तो वही बात मानेंगे ना जो एमईए यहाँ से कह रहे हैं, तो ये बात क्यों नहीं खत्म हो जाती ऑपोजिशन के लिए? पॉइंट 1। और क्या राहुल गांधी जिस तरह से बार बार इस बात को सवाल के रूप में रख रहे हैं आगे, क्या ये भारत का स्टैंड कमजोर करता है किसी मामले में, जो कि बीजेपी का एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक है या एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है? नहीं, मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस को इस तर्क को आगे खींचने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि मैं ये भी मानता हूं कि डॉक्टर जयशंकर को भी ये उनको चेताने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने जब टेररिज्म का अटैक हमारे ऊपर किया पहलगांव में, तो हमें कोई चेतावनी नहीं दी गई। और जो कारगिल के वक्त में उन्होंने काम किया, हमको कोई चेतावनी नहीं दी गई, इसलिए हमें उसे चेतावनी नहीं देनी चाहिए थी। डिप्लोमेटिकली मैं मानता हूं कि चेतावनी इसलिए दी गई कि सारा अंतर्राष्ट्रीय दबाव हमारे पर था कि हम इसको एस्केलेट नहीं करें, और इसीलिए हम उनको ये बताना चाहते थे कि देखिए, हमने सिर्फ टेररिज्म के हब्स को अटैक किया है, इसलिए आप इसको वॉर को एक्सटेंड नहीं करें, एस्केलेट नहीं करें। लेकिन फिर ये स्लिप ऑफ टंग था या नहीं था? नहीं, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये डिस्क्रिशन का सवाल है। ये कोई ऐसे मुंह से निकला नहीं है, ये जानबूझ के कहा गया, क्योंकि इंटरनेशनल ओपिनियन को सेटिस्फाई करने के लिए कहा गया कि हम ये स्पष्ट कर रहे हैं कि हमारा इरादा जो है, ऑब्जेक्टिव है, वो टेररिज्म के हब्स के आगे नहीं है, इसलिए पाकिस्तान को इसके ऊपर रिटेलिएट नहीं करना चाहिए। ये इरादा था कि उसको सीमा में रखा जाए, जो लड़ाई इस तरह से बढ़ी है वो नहीं बढ़नी चाहिए थी, इरादा ये था, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं थी। मैं ये मानता हूं कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी कि पाकिस्तान को हम सचेत करते, आप उसको बंद कर देते और उसके बाद आप पब्लिक ओपिनियन यहाँ पर हिंदुस्तान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के बोल देते कि हमारा इरादा बढ़ाने का नहीं है, हमारा इरादा सिर्फ यहीं तक रोकने का है। पाकिस्तान के डीजीएमओ को बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी, और कांग्रेस को अब इसे स्ट्रेच नहीं करना चाहिए, ये भी मैं बिल्कुल मानता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, ये आपके थॉट्स यहाँ पे शेयर करने के लिए और विचार यहाँ पे रखने के लिए। सुजाता जी, आपका रिएक्शन लूंगी इस पर। देखिए, जो फॉरेन अफेयर्स को जो लोग समझते हैं ना, बड़ी क्लियर कट वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को इसे खींचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये देश को नुकसान पहुंचाने वाले सवाल है, स्पेशली तब जब विदेश मंत्रालय क्लियर कर चुका है इस पर अपना स्टैंड। क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी इस बात पर अब अपना टोन डाउन करती है और इसको समझती है? देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो सरकार की होती है कि सरकार हर चीज को ढंग से करे और सबको साथ लेके चले। लेकिन पहली बात, सरकार सबको साथ लेके चलना चाहती नहीं, क्योंकि इनको केवल और केवल चुनावी फायदा दिख रहा है। हम पहले दिन से सरकार के साथ है, और मैंने कल भी आपके कार्यक्रम में कहा और हर कार्यक्रम में हम कह रहे हैं कि सेना का नाम तो बीच में लाया ही ना जाए, राजनीतिकरण बिल्कुल ना किया जाए। जो बात आज प्रोफेसर मुनी ने कही है 1971 वॉर की, कि उसका राजनीतिकरण नहीं हुआ, यही बात मैं कल आपके कार्यक्रम में कह चुकी हूँ। लेकिन अगर आप बात करती हैं जयशंकर जी की, तो जयशंकर जी ने जो कहा है उस पर सवाल अवश्य इसलिए उठने चाहिए कि हमारे जो सिविलियंस की मौतें हुई है ना, जो इस टेरर लॉन्चिंग पैड पे अटैक करने के बाद जो वहां पर लोग रहे होंगे जिन्हें बचाना था पाकिस्तान को, उनको बचाया उन्होंने। उसके बाद जब हमारे यहाँ उनकी फौज ने आक्रमण किया, तो आप मुझे बताइए, उन्होंने हमें वार्न किया कि हम अपने लोगों को हटा दें वहां से? इसलिए सवाल उठाने लाजमी है, और वो हम उठाएंगे ही। ओसामा बिन लादेन को जब मारा गया था, तो क्या पाकिस्तान को बताया था अमेरिका ने? तो अब ये क्या हो रहा है? इसलिए सवाल किए जाएंगे। और एक बात मैं जरूर कहूंगी, जो भाजपा की प्रवक्ता भी कह रही थी, आखिरी में कह रही हूँ कि वो बार बार कह रही हैं कि सेना के बारे में, सेना पे विश्वास नहीं। इनको याद रखना चाहिए, इनका जन्म भी नहीं हुआ था जब 1971 का वॉर हुआ, या 65 का या 62 का। तो ये क्या बातें कर रही हैं? इन्हें पता कुछ है नहीं। तो सच्चाई ये है कि जो सेना होती है वो बहुत ही सैंक्टिफाइड होती है, बहुत ही सेक्रेड होती है। उनके बारे में बोलने की हिम्मत भी नहीं करनी चाहिए राजनीतिक पार्टियों को। लेकिन राइट विंग ट्रोलर्स ने कर्नल सोफिया कुरैशी हो या विदेश सचिव विक्रम मिस्री, उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया वो गलत था। विपक्ष अपने अंदाज में अपने आरोप और सवाल तो रखेगा, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बड़ी होती है, क्योंकि देश ने आपको चुनकर गद्दी पर बिठाया है, सत्ता सौंपी है।
तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी घर के मुखिया होने के नाते बड़ी हो जाती है, और वो भी एक ऐसे वक्त में जब लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान जैसे देश के खिलाफ है। मैं क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे लूंगी अब यहाँ। मीनाक्षी जी, अपनी बात कहने से पहले अब मैं कुछ लाइनें कहना चाहती हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। जिनकी वजह से दुश्मनों के हौसले बुलंद होते हैं, वो कभी मीर जाफर या कभी जयचंद होते हैं। उनका कोई भगवान या कोई रब नहीं होता। आस्तीन के सांपों का कोई मजहब या अपना वतन नहीं होता। अभी मैंने आपके सामने भी जिक्र किया था, और विपक्षी पार्टी जो कांग्रेस के प्रवक्ता वो कह रही हैं, मैं मानती हूँ 1971 में मेरा जन्म नहीं हुआ था, लेकिन मैं इतना भी पूरे भरोसे और जिम्मेदारी से कह सकती हूँ कि हमेशा भाजपा जब विपक्ष में बैठी थी तो देश की सेना के साथ, देश की पार्टी के साथ, देश के सारे डिसीजंस के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय नीति या विदेश नीति या सरकार सेना के रिगार्डिंग होते थे, कभी उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाता था। आप चाहे कितना भी सर्च कर लीजिए, कोई भी एक कोट दिखा दीजिए जिसमें वाजपेयी जी ने, भाजपा के किसी भी व्यक्ति ने देश के सेना के या देश की राजनीतिक जो पार्टी है जो उस टाइम रूल कर रही है उसके अगेंस्ट अंतरराष्ट्रीय मामलों पर कुछ बोला हो। कोई भी बात बोली जाती है तो उससे पहले जिम्मेदारी समझी जाती है कि वो किस समय बोली जा रही है, किस समय वो मुद्दा उठाया जा रहा है। ये बात बहुत मायने रखती है। अभी अगर हम बात करें कि जो कांग्रेस पार्टी बार बार क्वेश्चन, मैं कहती हूँ क्वेश्चन करिए, मैं मानती हूँ क्वेश्चन करना विपक्ष का, एक अच्छे विपक्ष की जिम्मेदारी है, लेकिन उसका समय क्या होना चाहिए? उस समय जब आप अंतरराष्ट्रीय पटल पर ही अपनी ही सरकार या सेना को क्वेश्चन मार्क या कटघरे में खड़ा कर देंगे तो अपने आप में गलत। दूसरी बात, एक चीज का मीनाक्षी बस और मीनाक्षी जी जवाब देना चाहूंगी। जब सेना या कोई, जब ये पहलगाम का अटैक हुआ, इसके अगेंस्ट एक्शन नहीं हो रहा था, तो चीजें नॉर्मलाइज करने का एक ड्रामा भी किया जा सकता है। मतलब आप समझते हैं कि हम अपने मोड में हैं, सेना जब जरूरत लगेगी, जब समय देखेगी, जिस समय होगा उस समय स्ट्राइक करेगी। और पाकिस्तान को, सारे अंतरराष्ट्रीय पटल को ये बात अच्छे से पता थी कि जो भारत है वो स्ट्राइक करेगा, फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, वो एयर करेगा, वो नेवी के थ्रू करेगा, कहाँ करेगा किसी को नहीं पता था। तो इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं थी कि स्ट्राइक नहीं होनी है। तो जयशंकर जी की बात को तो कहीं से मुद्दा बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता था, क्योंकि सबको पता था सर्जिकल स्ट्राइक होगी, कैसे नहीं वो समय बताएगा। और एक चीज और बता दूं, 2016 में उरी पे अटैक हुआ, उसके बदले अगेंस्ट जो स्ट्राइक हुई वो, उसमें हम पाकिस्तान में 3 किलोमीटर अंदर गए। 2019 में पुलवामा के बाद 30 किलोमीटर अंदर गए, और 2025 में पहलगाम के बाद हम 150 किलोमीटर पाकिस्तान में अंदर गए। ये बात भी बहुत मायने रखती है, और इसके लिए मैं सेना को बधाई देती हूँ। ठीक है, तुलसीदास बोल्टे जी, आपने कांग्रेस को भी सुना, आपने बीजेपी को भी सुना यहाँ पर, और मेरा सवाल सर अब आपसे ये है, देखिए ये देखकर बड़ी हैरानी होती है कि जिसका जिक्र अभी प्रोफेसर मुनि ने भी किया, कि बताने की जरूरत किस लेवल पर है और उसकी वजहें क्या हैं, ये अलग विषय है। और जब बात विदेश नीति से जुड़ा है, जब मामला इंटरनेशनली आपको क्या मैसेजिंग करनी है इससे जुड़ा हुआ है, तो ऐसे वक्त में कम से कम आपको उस विषय की गहराई को समझना होगा, ये जरूरी है। आपको लगता है विपक्ष समझ रहा है उस गहराई को? विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के लिए कहूंगा कि विपक्ष ने किस हद तक राजनीति करनी चाहिए उस पर भी उन्होंने सोचना चाहिए जरूर, लेकिन ये अपेक्षा सत्ता में बैठे हुए लोगों से भी है। अगर एक मान लेते कि विदेश मंत्री जी ने अगर स्ट्रेटेजी के तहत पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया, स्ट्रेटेजी के तहत बात कर रहा हूं मैं, मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस में हमारे अपने देश के विपक्ष के जिम्मेदार नेताओं को लेने की भी तो आवश्यकता है। वैसे कुछ भी पहल, देखिए ऑल पार्टी मीटिंग लेना एक बड़ी कोशिश है, लेकिन कम से कम इस तरह के स्ट्रेटेजिक अगर कोई बात सोची गई हो, उस पर अगर अमल किया गया हो, अगर उस पर विश्वास में लेते, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे विपक्ष के या नेता इतने भी लापरवाह या इतने गैर जिम्मेदार के बाहर जाके फिर उसी मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेरेंगे। कई बार हमने साथ में काम करते हुए देखा हुआ है। एक बात छोटी सी मैं बताना चाहूंगा, अभी ममता जी जिस तरह से बखान कर रही थी, सही में हमारे सेना दलों ने नायाब काम किया हुआ है। पाकिस्तान में हम लोग कितने अंदर गए, इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करने के बजाय अगर हम हमारे अपने भारतीयों के दिल तक अंदर कितने जाए, इस पर अगर हम सोचे तो ज्यादा बेहतर होगा। ये कोई नसीहत नहीं है, ये मेरी एक भारतीय होने के नाते बस छोटी सी रिक्वेस्ट है। सर इसका फैसला तो देखिए अब होगा वही ना, बिहार चुनाव में पता चल जाएगा। जैसे ही अगर एज मिलेगा तो फिर बात यही होगी कि देखिए जी हमारी बात पर तो जनता ने वोट की मोहर लगा दी है। अब इस देश में परिस्थिति ऐसी बन गई है कि वोट की मोहर जो है वो अब अंतिम मोहर के रूप में माने जाने लगी है। अरविंद केजरीवाल अगर मामले में फंसते हैं या जेल जाते हैं तो बाहर
आकर उनका पहला बयान यही होता है, वो देश की अदालत के फैसले का वेट नहीं करते, वो आके कहते हैं कि जनता की अदालत में मेरा फैसला होगा। तो हालांकि आज आम आदमी पार्टी से कोई है नहीं, उनका किस्सा याद आ गया तो मैंने इस बात को मेंशन किया, लेकिन परिस्थिति एक्चुअली जनता के वोट पर ही निर्भर हो गई है, उसके इस आधार पर कि इंटरनेशनली भारत का स्टैंड क्या होगा, कैसा होना चाहिए, इसके बारे में मुझे लगता है बात शायद बहुत कम हो रही है। और अनफॉर्चुनेटली हालात ऐसे हैं कि जनता भी काफी हद तक इन नैरेटिव्स की लड़ाई में पिस गई है, या जनता ने भी अपनी अपनी साइड चुन ली है। ये आज का दौर का सच है। लेकिन थैंक यू सो मच आपका जुड़ने के लिए इस चर्चा में और अपने थॉट्स शेयर करने के लिए हमारे साथ। थैंक यू, बहुत धन्यवाद।